हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी जो एपीएस की वैकेंसी आपने फिल की हो यदि, तो उसका एडमिट कार्ड आज रिलीज़ कर दिया गया है। तो आप लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की साइट पे जाके उसको आप लोग डाउनलोड कर लें और अपने सेंटर को देख लें कहाँ गया है। क्योंकि अब देखिए 7 तारीख बहुत दिन नहीं है, चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत तेज़ी से हम कवर करते चलेंगे। और इसके बाद आपका देखिए आरओ का भी एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक ही, 11 फरवरी जो उसकी डेट है। तो इसीलिए अब देखिए आयोग का जो काम था वो अपना धीरे धीरे कर रहा है और हमारा जो कार्य है पढ़ना, हमें वो भी बहुत तेज़ी से करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए आज हम ज़्यादा समय न बात गंवाते हुए अपने विषय पे बात करें। यदि हम देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है यूपीएससी जीएस पेपर 2 से जुड़ता है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में जो बदलाव हो रहे हैं उसकी आवश्यकता क्यों है, क्या क्या ज़रूरतें हैं इस सब की, कानून का प्रभाव कैसे होगा, क्या क्या चेंजेस हैं, वो सारी चीज़ों पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो आइए देखिए, हमारा जो सबसे पहले आईपीसी 1860 इसको चेंज कर दिया गया है। इसमें अभी आप जो अभी चेंज होगा, मतलब बहुत जल्दी ही आपको जो नई धाराएं हैं वो सभी देखने को मिलेंगी। भारतीय न्याय संहिता 2023 नाम हो गया है। सीआरपीसी का क्या होगा यदि चेंज होने के बाद, सीआरपीसी 1973 थी, भारतीय नागरिक संहिता 2023। बात करें एविडेंस एक्ट की तो 1972 भारतीय जो चेंज है वो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भारतीय साक्ष्य बिल 2023। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, आपको पता होगा, यदि आपको भी लाइफ में सरवाइव सारी चीज़ें करनी है, अपडेट रहना है, तो आपको वर्तमान की परिस्थिति से आप अपडेट होते चलिए। अब जैसे कि आपको पता होगा ये कानून अंग्रेजों के समय का था और वर्तमान में बहुत सारे नए तरीके के अपराध आ रहे हैं। आपकी बहुत सारी डिजिटल अपराध शुरू हो चुके हैं जो साइबर अपराध के तहत आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अपराध में शामिल नहीं थी, वो सभी चीज़ों को शामिल करना। साथ ही जो ये कानून थे काफ़ी पुराने थे, लगभग 200 वर्षों पुराने कानून थे और वर्तमान में ये प्रासंगिक नहीं हो पा रहे थे। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड नहीं थी जो अपराध हैं, जिसके जरिए उन अपराधों पे लगाम नहीं लग पा रही थी। दूसरा चीज़ ये है, साथ ही इसका जो उद्देश्य है सजा देना नहीं है, सजा देने नहीं है, बल्कि न्याय देना है कि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। साथ ही बात करें यदि इसमें कुछ अपराध ऐसे थे जिनका उल्लेख नहीं हुआ, जैसा कि अभी हमने बताया ही। बात करें कुछ इम्पोर्टेंट इसमें, यदि हम बात करें इसमें, जैसे क्या था इसमें कि नाबालिग से रेप की घटना थी, उसमें क्या था, अभी तक जो 7 वर्ष की सजा थी उसको आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, मॉब लिंचिंग की जो घटना थी उसमें क्या है, तो जो उम्र कैद की सजा थी, अभी तक मॉब लिंचिंग यानी कोई भीड़ के द्वारा हत्या कर दी जाती थी, मॉब लिंचिंग, उसमें जो 7 वर्ष की सजा थी उसको उम्र कैद में यानी लाइफ प्रिजर्वमेंट कर दिया गया है, इसमें ध्यान रखिएगा। बात करें इसमें राजद्रोह जो शब्द है सेक्शन 150 के तहत उसमें बदल दिया गया, उसमें एकता, अखंडता और संप्रभुता शब्द को जोड़ दिया गया है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसमें बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सजा का प्रावधान। बात करें जो फरार भगोड़ा अधिनियम है, जो आर्थिक तौर पे यदि उनके द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं की जाती हैं जो आर्थिक दृष्टि से नुकसानदेह हैं, तो यदि वो बाहर भी चले जाते हैं, यदि वो मौजूद नहीं होते, तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन पे मुकदमा चलेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब बात करें यदि हम भारतीय न्याय संहिता 2023 में बदलाव की, तो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत आतंकी कृत्य की परिभाषा की दी गई है। इसमें कहा गया है कोई व्यक्ति जो आतंकी कृत्य जो राष्ट्र की एकता, संप्रभुता, अखंडता की को खतरा पहुंचाता है, देश की विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहता है, तो उसके खिलाफ, और देश के लिए खतरा पैदा करता है, तो उसके खिलाफ अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई पर्टिकुलर संस्था हो। तो ये ध्यान रखिए, सिंगल व्यक्ति पर भी यूएपीए लगता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसमें बदलाव क्या हुए हैं, जो इसके पहले थी, ये देखिए द्वितीय संहिता, इसके पहले क्या था, उसमें लिखा था आम जनमानस को
हराना, डर का माहौल बनाना, सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पहुंचाना। साथ ही साथ इसको अब बाहर कर दिया गया। ऐसा किया क्यों गया है? ऐसा इसलिए किया गया है, जो गवर्नमेंट है उनका कहना यह है कि यदि कोई व्यक्ति जैसे कोई अपनी बात कर रहा है, यानी सरकार के विरोध में कोई बात करे, तो इसमें लिखा है ना, डर का माहौल बनाना या आम जनमानस को प्रभावित करना। तो ऐसा ना हो कि जो कोई संस्था हो या कोई गवर्नमेंट हो, वो यूएपीए के तहत जो विद्रोह कर रहा है या कोई विरोध कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दे। तो इसलिए इस शब्द चीजों को बाहर कर दिया गया, ताकि आदमी स्वतंत्र रूप से, जो हमारा लोकतंत्र है वहां स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को रख सके और किसी में भी कोई भय, राग, द्वेष या कोई डर का माहौल ना हो। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, बात करें मानसिक बीमारी शब्द को हटाकर मानसिक विकृति कर दिया गया। अब मानसिक बीमारी अलग चीज होती है, मानसिक विकृति अलग होती है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मानसिक बीमारी शब्द को हटाकर मानसिक विकृति कर दिया। मानसिक बीमारी कई, जैसे डिप्रेशन भी हो गया आपका, मेंटल आप है, मतलब दिमाग थोड़ा सा नहीं काम कर रहा, तो वो सारी चीजें आती है। लेकिन मानसिक बीमारी और मानसिक विकृति की आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मॉब लिंचिंग के केस में जैसा कि हमने बताया, जो हत्या भीड़ के द्वारा कर दी जाती है, तो जो उम्र कैद की सजा थी उसको बढ़ाकर अब लाइफ प्रिजर्वमेंट उम्र कैद की कर दिया गया, जो 7 वर्ष की सजा थी। जो अभी तक क्या था इसमें कि 7 वर्ष की सजा होती थी, तो उसको बढ़ाकर उम्र कैद की सजा कर दी गई। नेक्स्ट यदि हम बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो सामुदायिक यानी जो छोटे अपराधी हैं, मतलब बहुत छोटे, जिनको जेल वाली स्थिति नहीं है, तो उनको लोगों की सेवा में लगा देना, ताकि उनका जो मानसिक विकास हो सके। धारा 23 की तहत इसको परिभाषित किया है, तो याद रखिएगा। बात करें निवारक निरोध शक्तियों के तहत, यदि कोई गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। यदि आप नहीं कर पाते और यदि वो छोड़ने की स्थिति में, तो 24 घंटे के भीतर उसको आप छोड़ देंगे, अन्यथा मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना है। ध्यान दीजिएगा। अगली बात करें यदि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट की, जो कि 1872 का था, उसमें चेंज करके अब क्या किया गया है, भारतीय साक्ष्य बिल 2023। इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको भी सबूत के तौर पे अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट के द्वारा स्वीकृति दी जाएगी, ये भी एक सबूत के तहत। साथ ही इसमें क्या कहा गया, एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिस व्यक्ति का है उसकी उस पर हस्ताक्षर होगी। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ध्यान रखिएगा। अब यदि हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं जिसमें चेंजेस हुए हैं, क्या क्या है, मैंने देखिए कैसे लिखा हुआ है। सबसे पहले आईपीसी 1860 में कौन कौन सी धाराएं थी, वर्तमान में उन चेंज होने के बाद क्या क्या उनकी संख्या हो गई है, और विषय क्या क्या है। जैसे देखिए आत्मरक्षा, आईपीसी की धारा 100 में आता था, अब उसको कर दिया गया 38 में। 120 बी जो आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा थी, 120 बी, उसको 61 कर दिया गया है। बात करें 124 ए, जो राष्ट्रद्रोह अखंडता शब्द था उसको हटाकर अखंडता, एकता और संप्रभुता में यदि बाधा डालें उसके सजा का प्रावधान है 150 के तहत, जो 124 में था। 171 बी जो कि रिश्वत मांगने का था, उसको 168 में कर दिया गया है। 201 जो कि साक्ष्य को छिपाना, झूठी गवाही देना जो था, उसको 236 में। 302 जो हत्या यानी मर्डर का केस होता था 302 किसी के ऊपर, उसको चेंज करके 99 कर दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, जो 302 था उसको 99 कर दिया गया है। बात करें 304 बी जो कि दहेज हत्या पे लगता था, 304 बी जो दहेज हत्या पे लगता था उसको चेंज करके 79 यानी 79 कर दिया गया है धारा के तहत। 375 जो कि रेप में लगता था उसको चेंज करके 63 में कर दिया गया है। 309 जो कि आत्महत्या का प्रयास के लिए था, उसमें अब क्या चेंज करके कौन सी धारा अब लगेगी, 224, तो ध्यान रखिएगा। बात करें यदि हम 390 320 नहीं 390 के तहत जो लगता था आपका लूट थी, उसको 307 में कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 376 डी लगता था गैंग रेप में, उसको चेंज करके 70 कर दिया गया धारा 70 के तहत। तो इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने इंपॉर्टेंट है उसको हमने कवर किया है। अब आइए चलते हैं सीआरपीसी में क्या क्या चेंज है। 164 का बयान होता था, उस बयान को चेंज करके किसके तहत कर दिया गया है, 183 के तहत। बात करें 164 है जो कि बालात पीड़ित के लिए मेडिकल जांच की व्यवस्था थी, उसको 184 में कर दिया गया है। अगला है 176, उसमें क्या था, मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेटी जांच होनी।
देखिए अब तो हम बात करें यदि सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट बदलाव क्या क्या हैं। तो 164 का जो बयान होता था, 164 का जो न्यायालय के सामने बयान था, उसकी धारा को चेंज करके 183 के तहत कर दिया गया। 164A के तहत जो मेडिकल जांच किसी बलात् पीड़ित की थी उसको चेंज करके 184 में कर दिया गया। और 176 के तहत जो मृत्यु के कारण की जो मजिस्ट्रेटी जांच होती है उसको 196 में कर दिया गया। यदि एविडेंस एक्ट के में चेंजेस की बात करें तो धारा 9 के तहत जो साक्ष्यों का स्पष्टीकरण उनकी पुनर्स्थापना करता था उसको धारा 7 में कर दिया गया। यदि हम बात करें इसके प्रभाव की, तो जब इसमें कानून चेंज हो गए, जैसे मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट जैसी घटनाएं शामिल हो गई, तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जब शामिल हो गई तो इस पे जो लोग अब ऐसी गतिविधियां करते थे उनमें सक्रिय रूप से कार्रवाई की जा सकेगी और इस पे लगातार रोकथाम और लगाम लगाई जा सकेगी। ऐसा करने पर जो इससे संलिप्त लोग हैं उनको जो खतरा होगा और जो ऐसी मानसिकता रखते हैं उन पर भी थोड़ी सी लगाम लग सकेगी। और ऐसे कानून बहुत जरूरी थे जो वर्तमान की व्यवस्थाएं में, जो वर्तमान की स्थितियां हैं, जो वर्तमान के अपराध हो रहे हैं, उन सभी पे लगाम लगाए जा सके। और ये जो कानून है ये वर्तमान की स्थिति में बहुत ही प्रासंगिक हो जाएंगे। तो जैसे यूएपीए के तहत हमने बात की, जो देश की संप्रभुता, अखंडता, एकता और देश के जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं उसमें शामिल होता है, देश को खतरा पहुंचाता है, देश की संप्रभुता अखंडता पे चोट करता है, तो ऐसे लोगों पे ऐसी कार्रवाई बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ इसकी जरूरत है कि इसमें त्वरित रूप से न्याय मिल सकेगा। जो न्याय, आप देखिए अभी इंडियन जस्टिस की रिपोर्ट आपने देखा होगा जो अभी आई थी हाल ही में, लगभग 5 करोड़ से ज्यादा मामले जो लंबित हैं उन मामलों में त्वरित रूप से कानून हो सके, जो त्वरित रूप से न्याय हो सके। इसमें आपको पता होगा जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट के द्वारा कहा गया है मैक्सिमम आपको 3 साल के अंदर न्याय देना है। आपको किसी भी स्थिति में ट्रायल कोर्ट को 3 साल के अंदर न्याय देना है, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। साथ ही जो आपके कानून, इतने सारे मामले लंबित पड़े हैं उन सभी की त्वरित रूप से सुनवाई हो सके, उस पर न्याय दिया जा सके। और जो लोग, जो बहुत लोग तो ऐसे हैं जिन पे जो केवल सजा, मतलब अभी उनको दोषी नहीं करार किया गया है लेकिन वो अभी भी, उनका दोष पूर्ण रूप से साबित भी नहीं हो सका और बहुत लंबे समय से उनका जीवन जेल में बीत रहा। तो ऐसे लोगों पे जो दोषी ना होते हुए भी अपनी सजा, अपने कुछ बेगुनाह होते हुए भी सजा भुगत रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बाहर निकाला जा सके और जो दोषी हैं सच में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। ये सारी चीजें इसके माध्यम से की जा रही हैं। लोगों का जो जीवन है, बहुत सारे लोग जैसे प्रभावित हैं, अब जो दोषी नहीं है और उसको यदि आपने जेल में डाल दिया तो उसका तो जीवन ही समाप्ति की ओर है ना, उसका तो पूरा जो समय है वो चला जाएगा, पीक समय। तो ये सारी चीजों से निपटान करने के लिए जो अभी हमारी जो वर्तमान सरकार है उसने इसको पेश किया है लोकसभा में, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में जो बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और ये बहुत जरूरी है किसी भी देश के लिए वर्तमान के हिसाब से अपने को अपडेट करते चलना, क्योंकि अपडेशन जब तक नहीं होगा तब तक आप बहुत सारी चीजों से पीछे हो जाएंगे। और ऐसा आपकी लाइफ में भी होता है, जब आप वर्तमान की टेक्नोलॉजी से अपने को जोड़ के नहीं चलेंगे तो बहुत सारी चीजों में आप अपने को पीछे ही देखेंगे। आधुनिकता से जुड़े रहना है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सारी चीजों में अपने को अपडेट रखना है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी जो आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट, एक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बताइए, यदि एक क्वेश्चन इसके तहत आ जाए, यदि साक्ष्य की ही बात कर ले क्या होते हैं, क्या एविडेंस एक्ट की धारा पूछ ले, तो आप फिर यदि नहीं बता पाए तो बहुत आपको दिक्कत होगी, क्योंकि इतना चर्चित मुद्दा है इस समय। और यूपीएससी जीएस पेपर 2 समान अध्ययन से भी ये आपका जुड़ता है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यदि कभी मेंस में लिखने को आए इस टॉपिक को तो आप बहुत अच्छे से इस क्लास से डिटेल में लिख सकते हैं। जैसे इंडियन जस्टिस की रिपोर्ट है, बहुत सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। जब कोई रिपोर्ट्स आप में आंसर राइटिंग में डालते हैं तो आंसर बहुत प्रभावी होता है। ऐसा नहीं होता कि आप लिखा लिखाया कुछ बात करें, आप बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं। जैसे कोई करंट के बारे में आए, किसी महिला सशक्तिकरण पे आए तो आप महिलाओं को उठा सकते हैं। जैसे आप देखिए हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो बहुत सारी चीजें हैं। यदि कोई टॉपिक पे आए तो आप बहुत चीज उसको कर सकते हैं। जैसे अभी नारी शक्ति वंदन एक्ट आया महिलाओं के लिए, यदि पूछ ले तो आप बहुत सारी चीजें आप सिस्टमैटिक ढंग से लगा सकते हैं।
और इससे क्या होता है कि आपका आंसर प्रभावी हो जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बहुत तेज़ी से यदि आप चैनल पे इसी तरह बने रहे तो बहुत जल्दी आपकी आंसर राइटिंग की भी क्लास शुरू हो जाएगी। तो चलिए फिर अगले वीडियो में आप सबसे एक नए टॉपिक में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।